हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। एंड आप लोगों का बायो का एग्जाम नज़दीक है और आज मैं लेकर आया हूँ वो प्रो टिप्स जिसको आप यूज़ करके अपने बायो एग्जाम्स को बहुत बढ़िया तरीके से क्रैक कर सकते हैं। पढ़ते सभी हैं, अभी एग्ज़ाम है तो मेहनत सब लोग कर रहे हैं। थ्योरी सब ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली है और पढ़ भी रहे हैं। तैयारी सब एक जैसी करेंगे, आंसर भी सब एक जैसे लिखेंगे। फिर भी ऐसा होगा कि किसी के नंबर ज़्यादा आएंगे और किसी के नंबर कम आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको आंसर भले कितना भी आता हो, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं है, अगर आप अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके नंबर कम हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 2 से 3 नंबर 5 नंबर तक का फर्क देखने को मिलता है जब आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है पर उसका रिप्रेजेंटेशन इतना बकवास होता है कि वो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है। होता है कि नहीं होता है? तो व्हाट द थिंग मैटर इज कि भैया आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्योंकि वहां पर आपका नाम नहीं जाना, वहां आपकी फोटो नहीं जानी, वहां आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं जाना कि पीछे आप क्लासों के टॉपर रहे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं जाना है। वहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करेगी एग्जामिनर के सामने। तो ऐसे केस में क्या लिखें, कैसे लिखें, तरीका क्या हो कि हम हमारे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और बायो में विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना है, आंसर लिखते समय क्या गलती नहीं करनी है, किन जगहों पर गौर करना है, क्या चीजें और हो जानी चाहिए कि जिससे हमारा आंसर जो है वो इतना मतलब अच्छा बन जाए कि वहां पर एग्जामिनर नंबर काटने का बिल्कुल भी ना सोचे। तो ये कुछ टिप्स मैं आज लेकर आया हूं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कम समय में ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है एग्जाम में आंसर लिखते समय। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला है प्रॉपर्ली मेंशन सेक्शंस। जी हाँ, जब आपका एग्जाम पेपर आप देखेंगे तो उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई ऐसे सेक्शंस लिखे हुए होंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है, तो लेट अस से कि आपने यहाँ पे सेक्शन ए लिखा, तो भैया सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, मतलब कंटिन्यू फिर सेक्शन ए का रखो। अब मान लीजिए कि आपको सर सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो छोड़ दिया आपने। छोड़ो तो एक काम करो ना, अगर 1 लाइन का है तो जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथे का आंसर लिख दो या 5वें का आंसर लिख दो, जगह छोड़ दो। सेक्शन ए जहां पे लिखा है वहां पे सारे आंसर कर दो उस सेक्शन ए के। फिर ऐसे मत करो कि आधे झूल में लिख रहे हो कि मतलब यहाँ पर सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन किए फिर लास्ट में जाके सेक्शन ए कर रहे हो, वो मत करो। अगर सेक्शन ए एक जगह स्टार्ट किया तो वहां पे पूरा सेक्शन ए खत्म करो। एक ही पेज पे खत्म करना जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेक्शन ए पूरा खत्म हो उसके बाद सेक्शन बी में जाओ। और यहां पर यह भी मतलब नहीं है कि जब तक इसका आंसर नहीं आया तब तक यहीं बैठे रहो। अरे नहीं आ रहा है छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा। नहीं याद आएगा तो छोड़ा हुआ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है कि सारे ही छोड़ते चले। पता चला कि सर ने कहा छोड़ देना अगर नहीं आता है तो पता चला पहला ही छोड़ दिया, दूसरा ही छोड़ दिया, तीसरा ही छोड़ दिया, चौथा ही छोड़ दिया, तो एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा, कहेगा इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल सेक्शन ए एमसीक्यू का आएगा तो सेक्शन ए एमसीक्यू का है, और एमसीक्यू में आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखते हुए चलना है, प्रॉपर गैप देना है। एक आंसर लिखा, मान लीजिए 2 लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा आंसर लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़ दिए, फिर तीसरा आंसर लिखना है। मतलब कंटिन्यू एकदम बिल्कुल बीच में कम गैप हो ऐसा मत रखना, गैप अच्छा खासा हो, 2-2 लाइन आराम से छोड़ के लिखो आंसर। फिर सेक्शन ए खत्म किया, फिर सेक्शन बी में गए। अगर सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी लेते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो सेक्शन लिया है उसे वहीं पे कंप्लीट करना। ऐसा नहीं है सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन यहाँ पर है फिर 10 पेज छोड़ के फिर वापस सेक्शन सी आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। समझ गए मेरी बात को? तो याद रखिएगा, प्रॉपर्ली मेंशन सेक्शंस, जहां पर जो आंसर लिख रहे हो उसका सेक्शन पता होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने कहा सर मेरे से गलती हो गई, गलती ये हो गई कि सेक्शन बी में क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक के आंसर लिखने थे, 4 से लेकर 10 तक के लिखने थे। मैं गलती से 9th भूल गया, मैं 9th भूल गया और मैं सेक्शन सी में चला गया। अब क्या करूं सर? अब देख ऐसा है कि सेक्शन सी को कंप्लीट कर ले, फिर वापस सेक्शन बी हेडिंग डाल के 9th क्वेश्चन कर लेना, कोई बात नहीं। जब गलती हो गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो फिर वो सेक्शन बी लगा के करना ही है, पर गलती ना हो इसका ध्यान रखें। बस हो गई गलती तो बाद में सेक्शन मेंशन करके लिखना कि इसका आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, सेक्शन जरूर मेंशन करना है, तो सेक्शन मेंशन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम।
अब सबसे मेन चीज आती है बायो में डायग्राम। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो होता है डायग्राम। तो पहला नीट एंड क्लीन डायग्राम हो आपका, डायग्राम बिल्कुल कैसा हो, नीट और क्लीन हो, नीट एंड क्लीन डायग्राम हो। सेकंड, पेंसिल से ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है? पेंसिल से ड्रॉ करना है। पेंसिल वगैरह ये सब लेके जाना, मतलब ये बहुत बच्चों वाली बात मैं बता रहा हूं आपको, बट ये जरूरी है पेंसिल से ड्रॉ करना। आप एक काम कर सकते हो कि आउटलाइन पेन से ड्रॉ कर सकते हो, उसकी आउटलाइन आप उसकी किससे ड्रॉ कर सकते हो? पेन से ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ज्यादा गहरा डायग्राम भी नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा डार्क डायग्राम भी नहीं बनाना है कि बिल्कुल ही गहरा कर दिया, पेंटिंग पे आ गए हो बिल्कुल ही, कि इतना समय पड़ा है कि बस पेंटिंग ही किए जा रहे हैं वहां पे, वो भी नहीं करना है। बिल्कुल डार्क डायग्राम नहीं बनाना है, थोड़ा प्रॉपर वे में बने कि जिससे ना तो पीछे वाला पेज खराब हो और ना इतना ज्यादा डार्क बन जाए कि मामला पेपर ही फट जाए वहां पे, वो काम भी नहीं करना है। पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, आउटलाइन भले ही आप पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल पूरे मन से डायग्राम नहीं बनाना है। माना कि आपको आंसर अपने मन से लिखना होता है, सोच के लिखना होता है, मान लिया, लेकिन जब डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम कोई मन से नहीं बनाना है, कोई कल्पना नहीं करनी है कि बैठे वहां इमेजिनेशन कर रहे हैं डायग्राम क्या होता है, ऐसे नहीं करना है। जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो बनाओगे तो पूरे नंबर मिलने के 100% चांस है, लेकिन नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए। पता चला डायग्राम तो एनसीईआरटी का बनाया है लेकिन वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने बनाया ही इसी तरीके से, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो फ्लो चार्ट्स एंड पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं क्वेश्चंस में। अगर मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक है, आपको लगता है इसके 3 टाइप है या 2 टाइप है, तो फ्लो चार्ट बना दीजिए, 2 टाइप है 3 टाइप है, फिर इस टाइप के भी 2 टाइप है, फिर इसके भी 2 टाइप है, मान लीजिए। तो ये ऐसे फ्लो चार्ट बना दीजिए जिससे एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपको सब आता है। भैया इसी को मैंने लाइन में लिखा है, ऐसे लिखता गया लिखता गया लिखता गया, तो इतना लंबा पढ़ने के बजाय अगले ने क्या किया, ये फ्लो चार्ट देखा, काम बन गया। तो फ्लो चार्ट पे काम कीजिए, किसी चीज को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी प्रोसेस को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कर दो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पर ये नहीं है पूरा पेपर ही फ्लो चार्ट में चल रहा है वहां नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में जहां पर आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इसके मेरे आधा मार्क्स भी कहीं नहीं कर सकता है, तो उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो। जहां आपको लग जाए कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर एटलीस्ट ये तो पढ़े ही पढ़े, ये चीज मुझे आती है और ये एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, ये इसका मेन सार है, तो वो लिख दो फ्लो चार्ट में, कोई लोड वाली बात नहीं। फिर ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन कैसे टाइप है, ऐसे टाइप है, बड़े 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 क्वेश्चन है जिनका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, इनको पॉइंट वाइज लिखो, क्योंकि बायो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और बायो और एसएसटी में फर्क क्या आएगा अगर आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया तो याद रखिए बायो को एसएसटी नहीं बनाना है, सोशल स्टडीज नहीं बनाना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, प्रॉपर वे में आंसर लिखना है। समझ में आ गई बात? तो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करो, जहां फ्लो चार्ट बन सकता है वहां फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट नहीं बन सकता तो उसको पॉइंट वाइज लिखो, और पॉइंट बहुत प्रॉपर लिखो। अगर आप चाहते हो कि उसकी नजर आराम से पड़े तो गैप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना भी ज्यादा गैप नहीं देना है कि ऐसे टाइप का आंसर लिख रहे हो, उसमें 1 लाइन लिखी फिर 2 लाइन छोड़ी, फिर वापस 1 लाइन लिखी 2 लाइन छोड़ी, ऐसा भी मत करना। मतलब प्रॉपर हो, खुले खुले लिखे हैं, तो कॉपी आपके पास बहुत बड़ी है, आराम से लिखे आंसर। बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि नहीं भाई 2 पेज ही लिखूंगा मैं तो तीसरे पेज के पैसे लग जाएंगे मेरे, वो वाला काम नहीं करना है। समझ गए आप? अगला देखिए, अंडरलाइन स्पेसिफिक वर्ड्स। देखिए जब बहुत ज्यादा बड़ा आंसर होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ भी लिखा है ना, आपने कुछ भी लिखा है, ये लाइंस आंसर्स लिखे आपने, तो उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, उनको क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। ऐसे पूरी कॉपी अंडरलाइन नहीं करनी है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स तो होंगे ही होंगे भाई। जैसे मान लो ट्रांसलेशन लिख रहे हो, रूपांतरण लिख रहे हो, तो उसमें एंजाइम का नाम हो गया, उसको अंडरलाइन कर दो, कोई प्रोसेस का स्टेप हो गया, उसको अंडरलाइन कर दो। ये अंडरलाइन करने से क्या होता है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है तो एकदम से उसकी नजर उस वर्ड्स पे पड़ती है, क्योंकि आपने अंडरलाइन किया, पेन से करना अंडरलाइन, ज्यादा भी घिस मत देना उसको, नॉर्मल अंडरलाइन कर देना बस। तो उसका जैसे ही अंडरलाइन किया तो वो थोड़ा अलग दिखेगा, तो एग्जामिनर की नजर जाएगी तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये लिखा है इसने, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि अगर ये स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए हैं इसका मतलब इसने पूरी प्रोसेस लिखी है। तो ये काम बन जाएगा जब आप अंडरलाइन करेंगे स्पेसिफिक वर्ड्स को, ये याद रखिएगा, ये चीज करनी है एग्जाम में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो राइट कंप्लीट आंसर्स ऑफ एमसीक्यू। अब ये काफी बार पूछा जाता है, बच्चों को मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर एमसीक्यू को कैसे लिखे। जैसे काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में
डी, इसमें ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये ए बी सी डी तो लिख दिया, मान लिया, पर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि ये बी सी डी, कुछ लिखने का किसी का अंदाज ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता है कि उसने ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में आप क्या करें, जैसे डी में जो भी आंसर है, मान लीजिए डी में पीसीआर था आंसर, तो उसके आगे पीसीआर लिख दो। सी में जो भी आंसर था, मान लीजिए टेक पॉलीमरेज था, तो वो लिखो आगे। इससे आपके सही होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। मतलब अगर एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने क्या लिखा है, देखिए हैंडराइटिंग सबकी एक जैसी नहीं होती, कुछ मोती लिखते हैं तो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो हैंडराइटिंग सबकी एक जैसी नहीं होती। तो होता क्या है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि आंसर क्या लिखा हुआ है ये, और जब वो कंफ्यूज हो गया ना, तो फिर वहां पे डाउट दिक्कत देगा आपको, आपके नंबर घट सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करो कि जब आपको पूरी श्योरिटी चाहिए, तो जैसे ये लिखा आपने, फोर्थ में डी है, डी का आंसर मान लीजिए पीसीआर था, तो आगे पीसीआर लिख दो, फिर 2 लाइन छोड़ो, फिर फिफ्थ का आंसर लिखो, सी लिखा मान लीजिए। अब सी में क्या था, टेक पॉलीमरेज, तो टेक पॉलीमरेज लिख दो। ऐसे करो, ये ज्यादा प्रॉपर वे है। टाइम मैनेजमेंट करना है, ध्यान रखना, क्योंकि बायो थियरी वाला पेपर है। कई बार ऐसा होता है पेपर इजी तो आता है पर लेंदी आ जाता है, और हम लोग इतना आराम से करने लगते हैं उस पेपर को कि कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो वो काम नहीं करना है। समझ गए आप मेरी बात को? तो याद रखिएगा, आंसर प्रॉपर लिखने हैं, गैप देना है, स्पेसिफिक लाइंस को अंडरलाइन करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम पेंसिल से करने हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम होने चाहिए। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तभी जाके आपके एग्जाम्स में आपका रिप्रेजेंटेशन जो होगा कॉपी का वो बहुत प्रॉपर होगा। मार्जिन सेट करने, ध्यान रखना, कॉपी में पेंसिल से मार्जिन सेट करने हैं। एक आंसर लिखने के बाद प्रॉपर गैप होना चाहिए। इन सभी बातों का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, तब आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के अलावा, इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपको मिल रहा है क्लास 11th और 12th के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट और अप टू 100% तक का कैशबैक। इसके अलावा हमारे जो पेड यूजर्स हैं, मतलब जिन्होंने आज तक कभी भी उत्कर्ष से कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, पेड यूजर्स हैं हमारे, उनके लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट है, जिसमें उनको कूपन कोड अप्लाई करना है HOLI। तो याद रखिए, नए सेशन के लिए 11-12 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी आपके पास में डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसका आखिरी तारीख आपके पास में 22 मार्च है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं।